ब्रेक नंतर आपलं सगळ्यांचं पुन्हा स्वागत। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप अभी लोगों को हंसा रहे हैं, नया किरदार आपको देखने को मिला। हो सकता है कि कोई कॉमेडियन फिल्म भी लोग आए प्रोड्यूसर लेकर कि आप साइन कर लो। बिल्कुल करूँगा मैं। अब मैं करता हूँ, कॉमेडी में अच्छी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक सटल, थोड़ी सी सटल किस्म की कॉमेडी में कर लेता हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि जब मैं छोटा था, बच्चा था ना, एक ज़माने में, जैसे पैदा ही बाबूजी नहीं हुआ था, मैं बच्चा था मैं, तो हम थिएटर किया करते थे, प्लेज वगैरह किया करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में। तो मैं बहुत कॉमेडी प्लेस करता था, बहुत हंसाता था लोगों को। ये तो जब से मैं बाप बनना शुरू हुआ, बुनियाद सीरियल से, जो मेरा पहला मेजर सीरियल था, 25 साल की उम्र में, 27 साल, हाँ 25-26 साल की उम्र में, 27 साल हो गए उस सीरियल को आए। उसमें थोड़ा ऐसा हो गया कि जवानी में शुरू किया था, मोहब्बत भी करता था मैं एक लाजो जी से, शर्मा के मोहब्बत करता था, बल्कि वो मुझे उकसाती थी मोहब्बत करने के लिए। हमारी शादी भी हुई, फिर उसमें हमारे बच्चे बड़े हुए, हम भी उसमें थोड़े थोड़े बड़े हुए, फिर बच्चों की शादियां हुई, उनके बच्चे, तो उस हिसाब से मैं उम्र बढ़ती चली गई। एक साल के अंदर 25 साल से लेकर 80 साल तक की मैंने उसमें एक रेंज किया। तो जो लास्ट इमेजेस थी, उसकी छवि थी जो कैरेक्टर की, वो उनके जहन में रह गई कि ये बूढ़ा ही आदमी है। सो उस छवि को पकड़ के फिर जितने भी, और बहुत फिल्में मिली उस बात, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया था ना बुनियाद, तो उसमें फिर मेरे को थोड़े से एजेड रोल्स मिलने लगे। और मात्र मेरी उम्र 29-30 साल की थी उस वक्त। आया तो मैं हीरो नहीं था, पर किस्मत बुनियाद की वजह से, हालांकि उसी ने मेरी बुनियाद बनाई इंडस्ट्री में, उसी की वजह से मुझे ये पहचान, ये शख्सियत मिली। लेकिन उसका एक हल्का सा नुकसान ये हुआ कि वो जो मास्टर हवेली राम की इमेज थी बुनियाद में, उसको तोड़ते कम से कम नहीं तो 10-12 साल गुजर गए। और उन 10-12 सालों में रोल्स मुझे वैसे ही मिलने लगे। फिर एक बार, और फिर वो दिन भी ऐसे थे ना कि स्ट्रगल के दिन थे। दिल्ली से मैं आया था, यहाँ अपना कोई था नहीं, और पैसे की मजबूरी भी थी, घर से कितना पैसा मंगाया, तो फिर जो मिला और वो लेते चले गए। फिर एक बार शुरू हो जाता है तो आपका, जैसे मैंने बताया, वो इमेज बन जाती है, फिर उसी तरह के रोल्स मिलते हैं। अभी इमेज बदल गई आपका? अब तो टू लेट हो गया। अब क्या बदली, अब जो चल रहा है चलने दो। अगर कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कॉमेडी करना चाहूँगा, या कोई विलेन का भी रोल होगा तो वो भी करना चाहूँगा, किसी भी तरह। सी एक एक्टर को तो कुछ भी कर सकता है ना, करना चाहिए भी। वो जो बच्चों जब थे, वो खेलते थे ना प्लास्टर सीन, कभी चिड़िया बना दी, कभी तोता बना दिया, कभी हाथी बना दिया, तो एक एक्टर भी प्लास्टर सीन की तरह है। उसको उसका डायरेक्टर, उसके राइटर्स अपने हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसको कोई भी, किसी भी तरह उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसकी बनावट बना सकते हैं। आपको लगा कि ये जो कुछ हो रहा है पिछले 15 दिन से, फिर से आप लाइमलाइट में आ गए हो? हाँ, ये तो हुआ क्योंकि अपनी निजी ज़िंदगी में एक बड़ी एक अपनी सी एक ज़िंदगी चल रही थी। सीरियल्स करता था, एक आध दो फिल्म्स करता था, खुश रहता था, घर जाता था, बच्चों के साथ मस्त रहता था, फैमिली के साथ रहता था। कोई ऐसी जिसे कहना चाहिए कि एक्साइटमेंट नाम की चीज़ नहीं थी, काम से परे या निजी परिवार से परे। ये अचानक जो हुआ तो एक जैसे भूचाल, हाँ, वो ठुस टायर में जैसे हवा भर दी हो, तो अचानक से एक फिर से लाइमलाइट में आ गया। आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं, इज्जत बख्शते हैं, यहाँ सब इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं। अब मेरे ज़रिए, आलोकनाथ के ज़रिए लोगों को एक नई पहचान मिल रही है। जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे कम उम्र के हैं, वो तो मुझे जानते ही हैं क्योंकि मेरे सीरियल्स लगातार देखते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे हैं जो अभी, उनको ये पहचान मिल रही है, और वो बड़े हैरत से देखते हैं कि यार ये तो ओल्ड मैन, एंड सडनली वो ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, बड़ा एक रजनीकांत से कंपेयर हो रहा है और ये सब हो रहा है इस किस्म का। तो वो एक उनके लिए कि एक नया सा एक चीज़ है। अभी कल ही कुछ बच्चे आए स्कूल के कि प्लीज़ सर आप आइए हमारे साथ बैठिएगा, हमारा कोई स्कूल में फंक्शन है, हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी उस उम्र से गुजर चुके हैं, तो एक छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलके एक एनर्जी मिलती है, उनसे बहुत सीखने को, साफ दिल के होते हैं ना, तो उनसे सीखने को आपको बहुत मिलता है ऑनेस्टली। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहा हूँ बिल्कुल, और कोई चारा भी नहीं है।
जब ये शुरुआत हुई तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, यार ये क्या है, मतलब कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। बोले मतलब नहीं, क्योंकि सभी ऐसी बातें हो रही हैं तो मैं कुछ, मुझे आक्रोश होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, या मुझे अफसोस होना चाहिए, मैं चुप रहूं, खामोश रहूं, दिल को लगा बैठूं, या फिर तुम लोगों के ज़रिए तुम इसका कुछ इस सामना करो, कुछ मेरी तरफ से रिपोर्ट करो और ये करो वो करो। बोले पापा कैसी बात कर रहे हो आप इंजॉय करो ना इसको। बोले यार बट मैं कैसे एंजॉय करूँ, इतनी कुछ चीज़ें बड़ी अश्लील भी उसमें लिखी थी शुरू में, कुछ जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए इंसान, वैसी भी चीज़ें थी। बोले देखो पापा एक बात बताओ, आप जब किसी पे कोई जोक्स होते हैं तो आप हंसते हो ना। मैं कहा हाँ ज़ाहिर है हंसते हैं, सभी हंसते हैं, जोक पे कौन नहीं हंसता। तो बोले जब आप किसी पे हंसते हो तो अब आप पे दुनिया हंस रही है, तो फिर आपको क्यों इतराज़, क्यों, आप भी हंसो, अपने आप पे हंसो। मुझे लगा यार बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी समझदारी की बात कही है कि आप अगर अपने आप पे हंसे तो जो आप पे हंस रहे हैं वो तो एकदम लेवल हो जाता है ना। वो कहते हैं जंगल में जैसे आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए यहाँ से भी आग लगाई जाती है, जब वो लपटें मिलती हैं तो वो बुझ जाती है। तो मैं अपने आप पे जब से हंसने लगा तब से मुझे इनका असर ही नहीं, रत्ती भर कतई कोई असर ही नहीं हो रहा, बल्कि अब ऐसा लगता है कि यार कितने इंटरेस्टिंग जोक्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को, क्योंकि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा और मैं इनको लाइटली ले रहा हूँ, तो दे आर सेइंग ही इज़ अ गुड मैन, अरे बड़े मज़े में ले रहा है, तो दे आर फीलिंग ऑल्सो नाइस कि चलो हमने किसी पे मजाक किया, उसने कोई आपत्ति नहीं की। तो मैं तो ये कहता हूँ ठीक है यार, तुम जितने जैसे जैसे तीर छोड़ने जाओ अपने मजाक के, अपने इस तंज के छोड़ते जाओ, लेकिन मेरी जो संस्कार की ढाल है उस पर उनका अब कोई असर नहीं हो रहा, तो टकरा के गिर जा रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी करते रहो, ठीक है। सोशल मीडिया पर आपने नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि कुछ वक्त के लिए है, खत्म हो जाएगा, इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर नहीं आई? नहीं जी नहीं, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो भी नहीं, और अगर आई भी तो मैं पॉलिटिकल किस्म का मैं आदमी हूँ नहीं, मेरी तरबियत जो है वो सियासी है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो। सेंटामेंटा को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। ये तो कमाल ही हो रहा है, वो तो सब ओरिजिनल है, मैं तो फेक हूँ। हाँ वो तो ओरिजिनल है, मैं तो अभी बनाया गया हूँ, किसी से कंपटीशन थोड़ी है इसमें मेरा। देखिए किसी सीरियस आदमी को ऐसा कर देना बड़ा आसान है, लेकिन किसी मजाहिया, अब संता बनता के बारे में बोलो, बाबूजी बन के दिखाएं फिर मानो। हाँ, ये सही बात कही आपने। तो ऐसा करके दिखाओ फिर मानूं मैं कि आप में कितनी करामात है, कितनी काबिलियत है। रजनीकांत को सिद्धांतवादी बनाओ मेरी बाबूजी की तरह, है तब तो बात है, मेरे बारे में तो कर दिया तुमने। तो अब क्या लग रहा है इसमें आगे क्या, अभी क्या आप खुद अपनी कम्युनिटी बनाएंगे कि जिसमें इस तरह से जोक्स हो वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना, बस ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अभी आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? आगे आने वाले फिलहाल एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है, छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, इसी से संबंधित कुछ नेट पे मैं सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहा हूँ, और अगले महीने राजश्रीज का नया सीरियल शुरू हो जाएगा, और एक फिल्म है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं फ़िलहाल। राजश्री प्रोडक्शन के साथ आपका एक नाता बन गया है अभी घर का? बहुत पुराना मेरा नाता उनसे है, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। सलमान खान के भी बाबूजी बने थे आप? सर हाँ। 2-3 फिल्मों में। तो ये सब जब जोक्स वगैरह आने लग गए तो किसी का फोन आया कि नहीं आपके पास कि आलोकनाथ जी क्या हो क्या रहा है? ये मेरे लिए या कुछ उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक नायाब किस्म की चीज़ है, लेकिन उन लोगों को तो आदत है ना, जो इसमें है। मैं नहीं था तो मेरे लिए ये थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनकी तो रोज़ खिंचाई होती रहती है, हर तरीके से खिंचाई होती रहती है, प्रिंट मीडिया में होती है, सोशल मीडिया में होती है, सब वो तो आदि मतलब बोर हो चुके होंगे, हद दर्जे तक बोर हो चुके होंगे। मेरे लिए थोड़ा सा है ये एक्साइटमेंट, क्योंकि ये मेरे लिए एक पहल है, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ
यू नो, सो दे मस्ट बी यूज्ड टू इट। उनके लिए तो ये आई गई चीज़ है, इससे कोई ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात नहीं है। जैसे आपके उसमें ये भी चल रहा है कि जब आपका जन्म हुआ हो उसके कुछ साल के बाद आपके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो माँ नहीं था बल्कि बेटी थी। क्या बात, वाह। इसके अलावा और भी है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर जो है वो हरभजन सिंह है। हरभजन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, जो पता कौन है वो? निरूपा रॉय। नहीं, वो तो बात की। जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो कौन है? मंदिरा बेदी, क्योंकि उसके नाम में मंदिर है पहले। मंदिरा बेदी। ऐसे तो बहुत है। तो आपके ऊपर बना हुआ सबसे पसंदीदा जोक्स आपको कौन सा लगा? आलोकनाथ इतना संस्कारी है कि उसके घर में जो 2 कुत्ते हैं, उसके पेट्स जो हैं, वो भौंकते नहीं हैं, वो बाऊजी बाऊजी करते हैं। जानवरों तक को संस्कार दे दिए मैंने। और आलोकनाथ के घर का प्रेशर कुकर भी इतना संस्कारी है कि वो सीटी नहीं बजाता। क्या सोच है। और जोकों का जो बाप है ना, ये तो आपको हैरत होगी कि एक बार आलोकनाथ जी, अच्छा जी ऐड कर देते हैं, इनका बड़प्पन है। आलोकनाथ जी कन्यादान करके घर लौट रहे थे, रात का समय था, तो बेस्ट की बस में वो लटकते हुए जा रहे थे और बस बड़ी खचाखच भरी हुई थी, गर्मी पसीना ये वो, और परेशान से दिख रहे थे। कहीं बैठने की जगह नहीं थी, किसी ने बुजुर्ग को ये आदर नहीं दिया कि बैठ जाए। कंडक्टर देख रहा था, उसको दया आ गई बाबूजी पे, तो उन्होंने बोला बाबूजी आप बैठ जाइए। बोले कहाँ बैठो बेटा, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। तो बोले बाबूजी आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। बाबूजी को बहुत अच्छा लगा कि देखो कंडक्टर बेचारे ने मुझे अपनी सीट पर बिठा दिया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उतरते वक्त जब उनका स्टॉप आ गया, बाबूजी ने उस कंडक्टर के सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद किया कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के वो कंडक्टर रजनीकांत बना। ओह, समझ गए? तो देखिए आप संस्कारों में कितना दम है। ये बाप है सब जोक्स का। जोक्स नहीं, ये पूरी एक सीरियस कहानी है। हाँ। और आपने रजनीकांत को बना दिया। अब बताइए, रजनीकांत को भी मैंने आशीर्वाद दिया, इसलिए वो रजनीकांत बना। लेकिन क्योंकि उसने अच्छाई की, उसमें भी संस्कार इन्वॉल्व है ना। आलोकनाथ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।